हे गाइस, मैं हिमांशु शर्मा आपका इस सेकंड क्लास में एससीएमपी की स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे। स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। ध्यान रखिए इससे पहले कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। गलती से भी मिस ना करें और बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या कवर होगा और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पता है, जैसे मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हम ये जो क्लासेस ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज़ में हम क्या कवर करेंगे। हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे सारे चैप्टर्स, जितने भी एससीएमपी में चैप्टर्स हैं उनके जितने भी केस सिनेरियो केस स्टडीज़ हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा केस स्टडीज जो दी हुई हैं इंस्टीट्यूट ने वो कवर करेंगे। उसके बाद डाइजेस्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा पर्पस मेन क्या है, सारी केस सिनेरियो केस स्टडीज़ को कवर करना, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करा दूँगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से कि चैप्टर में क्या है आपने समझना है जल्दी जल्दी, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एंड आउटसोर्सिंग एक और टॉपिक है। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट में 3 टॉपिक हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बिजनेस एक्सलेंस मॉडल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपको पता है 2 तरह की हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को 2 पार्ट्स में फर्दर बांटा जाता है, जिसे हम प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा बैड क्वालिटी में इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके साथ डील करता है, जो प्रोडक्ट कंपनीज बना रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाना और उस स्टैंडर्ड को अचीव करना जो कि एक बेस्ट स्टैंडर्ड हुआ, ठीक है। इसको कैसे अचीव किया जाता है, कैसे करते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके के साथ कवर करेंगे। बिजनेस एक्सलेंस मॉडल, ये भी एक्सलेंस पाने के तरीके हैं। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट आपको पता होगा कि हम बोटल नेक निकालते हैं। बोटल नेक को निकालने के बाद हम सारी एक्टिविटीज़ को बोटल नेक के अकॉर्डिंग, जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं बोटल नेक के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को उसके साथ सबऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद हम उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं एंड एट द एंड हम बोटल नेक को निकाल के सिस्टम से बाहर कर देते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी रॉ मटेरियल से प्रोक्योर करने से लेकर परचेज करने से लेकर एंड प्रोडक्ट तक बनाने तक, जितने भी चीज़ें होती हैं सब में सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज़ होता है। इसके अलावा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे एक पार्टी अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती है विदाउट गारंटी रिसीविंग द पेमेंट। उसको उसकी पेमेंट, उसको जो फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे उसको अभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा तो मतलब वो उससे लिंक नहीं होगा, और वो उसके जो बेनिफिट होंगे वो सामने वाली जिसको वो सब, अगर कोई सप्लायर किसी को सर्विस दे रहा है तो अगर सामने वाली पार्टी को फ़ायदा होगा तो उसको उससे फ़ायदा होगा। ये अरेंजमेंट होता है 2 पार्टियों के बीच जो दोनों को फ़ायदा देता है। इसको भी हम केस स्टडी के साथ पढ़ेंगे। आउटसोर्सिंग, सिंपल आउटसोर्सिंग करना, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब इस चैप्टर में एक बार मैं आपको अपनी शीट से बता देता हूँ कि कौन सा प्रैक्टिकल टॉपिक है और कौन सा थ्योरी। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस एक्सलेंस मॉडल, ये टॉपिक आएंगे। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी टॉपिक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी टॉपिक है। बिजनेस एक्सलेंस मॉडल थ्योरी टॉपिक है। टार थ्योरी ऑफ कंस्टोन, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्योर, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है बोटल नेक को कैसे निकालना, वो आप हम समझेंगे, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट थ्योरी, ये प्योर थ्योरी टॉपिक है। इसके अलावा गेन शेयरिंग मैनेजमेंट थ्योरी टॉपिक है, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में 2 टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने, कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू एंड, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, वो मैं आपको कराऊंगा। आउटसोर्सिंग, एक और है, इसके पे कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, ठीक है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए मेरे साथ पेज नंबर स्टडी मैट पे चलते हैं। पेज नंबर 2.7, जो क्या बात करता है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। वैसे मैंने समरी बनाई हुई है लेकिन तब भी मैं एक बार जल्दी से क्वेश्चन को समराइज फॉर्म में पढ़ देता हूँ, ठीक है। लिव लाइव लिमिटेड क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। क्या बनाते हैं ये लोग, बेसिकली एलईडी लैंप्स बनाते हैं। आइए मैं आपको समरी से दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लो, ठीक है। लिव लाइव
लिव वेल लिमिटेड क्या बनाते हैं, एलईडी लैंप बनाते हैं। करंट रिजेक्शन रेट इनका 5% ऑफ इनपुट है। ये सिस्टम में कितने इनपुट डालते हैं, 5000 यूनिट प्रोसेस में अपने इनपुट डालते हैं, जिसका 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। और इनको हर यूनिट पे 200 का लॉस होता है। तो और फिर जो बचा होता है वो आउटपुट होता है। अब ये क्या सोच रहे हैं, ये नया इंस्पेक्शन प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, जिससे कि रिजेक्शन रेट कितने पे चला जाएगा, 5% की जगह 3% पे पहुंच जाएगा। लेकिन इस इंस्पेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 15,000 रुपये आ रही है। तो हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यही क्वेश्चन था। लीव लाइफ एक बार जल्दी से मैं इधर से भी दिखाया था। लीव वेल लिमिटेड क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर बनाए और ये एलईडी लैंप बनाते हैं। कंपनी का रिसेंटली कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि 5% ऑफ इनपुट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इनका इनपुट 5000 यूनिट का है जो हर प्रोसेस में जाता है। उसके बाद क्या होता है, हर यूनिट पे 200 का लॉस होता है इन्हें। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं ये अभी जो नया इंस्पेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, जिससे 5% से 3% पे रिजेक्शन रेट आ जाएगा। और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 15,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि एनालाइज करो कि प्रपोजल सॉरी कि हमारे लिए ठीक रहेगा, बेनिफिशियल है या नहीं है। तो सिंपल पहला क्वेश्चन देखिए, और मैंने यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया था। देखिए 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5% से 3% पे आपका रिजेक्शन रेट आ जा रहा है, तो 2% का फ़ायदा हो रहा है आपको। तो मैंने यही किया है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 200। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ये 2% जो है वो बच गया नए इंस्पेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से। तो ये बच गया, मतलब सेविंग हो गई नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से। मल्टीप्लाई बाय 200, हर पे मैंने 200 रुपये बचा लिए। तो मैं 5 को 2% निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20,000 आएगा। अब मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह दे दिया। देखो कैसे, मैंने यही लिखा कि कंपनी को जो अगर इन पहले मैंने आंसर में क्या लिखा, हमने आंसर लिखना कैसे मैं वो भी समझाता हूँ आपको। देखो अगर हम 5% से 3% पे चले जाएंगे, अगर हम नया इंस्पेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें सेविंग कितने की हो रही है, 2% की हो रही है। तो मैंने सेविंग निकाल ली, तो कितना आता है, 20,000 हर डे की सेविंग आती है। और हमारा इंस्पेक्शन इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 15,000 रुपये। तो हमें नेट बेनिफिट कितने का हो रहा है ईच डे, 5,000 का। तो हम क्या बोलेंगे, हमें ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड द विच प्रपोजल सीज टू बी बेनिफिशियल। सिंपल समझिए, आप किसी चीज़ को कब तक इम्प्लीमेंट करोगे, जब आपका कॉस्ट और सेविंग इक्वल है। आप लॉस में तो कोई चीज़ को झेलोगे नहीं, सही बात है। मतलब आपको पता है कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 15,000 रुपये आ रही है कॉस्ट इम्प्लीमेंट करने की। तो आप वो पॉइंट, मैक्सिमम रिजेक्शन पॉइंट क्या है जहाँ तक आप इसको कहेंगे कि यार मैं सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दूंगा। 15,000 रुपये तक का फ़ायदा अगर आपको होता है तो आप वहाँ तक कहोगे। अगर आपको 14,999 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा ना, और कॉस्ट 15,000 आ रही है, तो आप कहेंगे कि मेरे को क्या फ़ायदा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। देखो मैंने कैसे बनाया है। आप क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनाना, 5,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स यहाँ क्या है, सेविंग परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू 15,000। अगर 15,000 तक सेविंग आएगी वहाँ तक मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इससे क्या होगा, जो आपका एक्स आएगा वो निकल के कितना आएगा, आपको आपका जो एक्स निकल के आएगा वो आपका 1.5 के अराउंड आएगा। ठीक है, और इससे आप क्या बोलोगे, अगर अब ये क्या है, ये सेविंग है, तो इसे 5 में से माइनस करोगे, आपका मैक्सिमम रिजेक्शन रेट आएगा 3.5%, जहाँ तक आप रेडी हो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह। अब आगे चलते हैं। हाँ तो गाइज अब आपको मेरे साथ आना है पेज नंबर 2.9 पे। ठीक है, जिस पे एक केस स्टडी दी हुई है JK लिमिटेड, बहुत अच्छी केस स्टडी है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे ही है। ठीक है, समझाने का ट्राई करता हूँ, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ एक मेरी समरी पे आइए, या फिर हम क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। ठीक है, JK लिमिटेड क्या कर रहा है, JK लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इनकी जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ रही है वो कितनी आ रही है अभी, कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आ रही है 4,40,000 की। एंड जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो 8,50,000 की। तो ये दोनों आपको पता है किसके पार्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक
अभी आगे क्या बोला हुआ है, कंपनी ने क्या बोला, एज अ कंपनी इज नॉट एबल टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एंड वांट टू मैनेज द कंपटीशन इज रिटेन द मार्केट शेयर। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कंपनी जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है जैसा कि कस्टमर चाहते हैं, इसलिए वो अपने मार्केट शेयर को भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और नए इम्प्लीमेंट को सिस्टम करने से जो इनकी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी आ रही है 5,60,000 और अप्रेजल कॉस्ट 17,000 रुपये की आ रही है। ठीक है, ये दोनों किस कॉस्ट के पार्ट होते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, द एक्सटर्नल एंड अब इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की वजह से देखो, इनकी जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट पहले 4,40,000 की थी वो 1,00,000 की हो गई, एंड इंटरनल फेलियर कॉस्ट 8,50,000 से 4,10,000 हो गई। ठीक है, तो ऑल अदर एक्टिविटी आर कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। आइए मैं आपको अपनी समरी से भी दिखाता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, जेके लिमिटेड थी, जिनकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितनी थी 4,40,000, फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट 8,50,000, न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करने से प्रिवेंशन कॉस्ट 5,60,000 की आ रही है, अप्रेजल कॉस्ट 17,000 की आ रही है। लेकिन इसकी वजह से हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 1,00,000 की रह गई, और इंटरनल फेलियर कॉस्ट जो 8,50,000 की थी अब वो 4,10,000 की हो गई। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ये आइए, पूछा हुआ है एग्जामिंग द न्यू क्वालिटी कंट्रोल प्रपोजल, रिकमेंड द एक्सेप्टेंस और अदरवाइज ऑफ द प्रपोजल बोथ द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप एक बात समझिए, आपको दोनों तरीके से बताना है कि फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली हमें इस न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इस क्वेश्चन में एक बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट घट इतने से रिड्यूस हुई है, इतने अब ये इतने से रिड्यूस की, तो टोटल रिड्यूस कितना हुआ 4,10,000 प्लस में 1,00,000, 5,10,000 रिड्यूस हुआ, और इसके लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी 5,60,000 प्लस में 17,000 को करोगे तो ऐड करोगे तो 6,30,000 आता है। ठीक है, तो आपको सेविंग कितनी हुई 5,10,000 की, और आपकी कॉस्ट लगी 6,30,000, तो आपको फाइनेंशियली तो लॉस हो गया। तो इसलिए आप पहले पॉइंट का आंसर क्या लिखोगे कि फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ये सही नहीं है कि हम इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। हाउएवर नॉन फाइनेंशियली हम अदर अपनी गुडविल को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए, और इन लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली क्वालिटी बढ़ेगी तो कस्टमर खुश होगा, कस्टमर खुश होगा तो कस्टमर हमसे माल खरीदेगा, और आने वाले टाइम में हमारे और कस्टमर के अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, और अल्टीमेटली हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगले दो क्वेश्चन बहुत इजी इजी से हैं। ठीक है, जल्दी से कवर करते हैं। व्हाट इज योर एडवाइस टू द कंपनी इफ द कंपनी वांट टू अचीव जीरो डिफेक्ट थ्रू द कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। बोलना चाहते हैं कि भाई हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी ज़्यादा ना आए, और हम अपना ज़ीरो डिफेक्ट को भी अचीव कर लें। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ध्यान रखना है, इसमें कीवर्ड क्या है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाइए। देखिए, ये दूसरा चैप्टर है, अगर मान लीजिए यही कोई और चैप्टर होता तो ये कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब आप समझ लीजिए, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारी लीन सिस्टम की टेक्निक्स को, जिसमें सबसे बेस्ट मैं अगर बताऊँ कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट से जिसे आप लिंक कर सकते हो वो है किचन कॉस्टिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप कैसे अचीव कर सकते हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी कम रहे, उसके साथ साथ आप जीरो डिफेक्ट पे भी पहुंच जाए। तो आप क्या करें, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करने पे ध्यान दें, जितने भी तरह के वेस्ट हैं उनको एलिमिनेट करने का ट्राई करें, और यही वेस्ट एलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं, लीन सिस्टम कहते हैं। तीसरे नंबर चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या पूछा, लास्ट बोल रहे हैं कि सुटेबल क्वालिटी कंट्रोल लेवल एट अ मिनिमम कॉस्ट। बोलना चाहते हैं, देखिए सिंपल समझिए, ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है, जहाँ पे बोथ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी मिनिमम होती है, बेस्ट वो क्या होता है, आपका ऑप्टिमल लेवल होता है। ठीक है, इसको दोबारा दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, जैसे लिखा हुआ है आंसर में कि एक्सेप्टेबल लेवल, जो डिफेक्ट देखो, अगर आपको जीरो डिफेक्ट पाना है तो आपको इतनी हाई लेवल की कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन फिर आपकी
कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी तो मिनिमम रहेगी नहीं, इसलिए क्या बोला गया है, इन्होंने बोला कि एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आप डिफेक्ट रख सकते हो, जिससे कि आपकी दोनों कॉस्ट कम रहे और आप उस लेवल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो हमारे इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। आइए, और इसके बाद थ्रूपुट अकाउंटिंग आता है, जो आपको पता है कि प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर हाँ, अगर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी क्लासेस डालूंगा, बट अभी हम आपको पता है जैसे केस स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर करें जो केस स्टडी से लिंक है। ठीक है, और तो आइए अभी हम चलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपको एक चीज़ बता दूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट में तो कोई केस स्टडीज़ नहीं दी है, बट इसकी जो हम डाइजेस्ट करेंगे या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं और बहुत अच्छी केस स्टडीज़ हैं, तो हम वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आइए 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 आइए, ये है आपका सीने वर्ल्ड करके एक केस स्टडी, जो कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू पे केस स्टडी है। इसको हम करेंगे इसी क्लास में करेंगे, और लेकिन एंड में करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल है, बट मैं इसको समझाऊंगा कैसे कर रखा है इन्होंने। ठीक है, अब आप मेरे साथ आइए पेज नंबर 2.41 पे, जो कि राया हेल्थ केयर, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। आप मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ पहले, फिर अपने जो समरी बनाई है मैं उससे आपको दिखाऊंगा। देखिए, राया हेल्थ केयर लिमिटेड क्या है, एक लीडिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि मुंबई से हैं, और इनके पास 450 पोटेंशियल बेड्स हैं। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक एंड डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आप मेरी बात सुनिए, अब ये क्या करते हैं, इसमें इश्यूज बताए हुए हैं कि ट्रेडिशनल सीटी स्कैन एंड एमआरआई को यूज़ करते हैं, जो कि एज़ पर डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, और इससे क्या होता है, जो लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं, वो और बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम का वेस्ट, और इससे वजह से उनका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, एंड रिसोर्सेज भी वो सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, पेशेंट लाइन में खड़े हैं लेकिन वो सर्विस दे ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया कि इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लिव लाइफ करके एक कंपनी है, जो कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल चेन है, जो इसी बिजनेस में काम करते हैं। ठीक है, अभी क्या किया उन्होंने जब ये वो क्या करते हैं, वो एक वो गारंटेड क्या करते हैं, 24 आवर्स में अपनी रिपोर्ट ला के दे देते हैं, और वो रेडियो लॉजिस्टिक रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, वो अलग तरह की मशीन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने यहाँ एक लाइन लिखी है, हाउएवर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ राया डाउट दैट इट विल नॉट बी द प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर द satisfaction of Raya, Live Life has entered into the agreement to provide the service to Raya, no guarantee for receiving payment। आपको मैंने बताया था, जब समरी थोड़ी सी बताई थी मैंने, कि अगर देखो ये क्या वर्ड, आप इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ है कि ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन आपको इस लाइन से समझ में आना चाहिए कि ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट। आप इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी स्टडी मेट में। ठीक है, द्राया एग्री टू फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, जब भी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है ना, तो दोनों पार्टी बैठ के ना टर्म्स को डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे कैसे हम प्रॉफिट शेयर करेंगे या कुछ करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है, जहाँ पे जो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है ना, उसमें क्या कमियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया। तो उसमें से ये कमियाँ भी होती हैं कि जो टर्म्स और ये प्रॉफिट शेयरिंग को डिसाइड करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, दोनों पार्टी मानती नहीं है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड टर्म्स होते हैं, तो ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला गया फिर, टर्म डिसाइड हुए, क्या टर्म्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट सेविंग जनरेट इन द फर्स्ट ईयर, द सेम विल बी रिटेन बाय द लिव लाइफ। जो भी सेविंग बचेगी पहले ईयर में, वो सारी की सारी लिव लाइफ रखेगा। ठीक है, उसके के बाद क्या बोला है, कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी शेयर बिटवीन द राया एंड लिव एट द 30 and 70 के रेशो में दोनों बांट लेंगे। ठीक है, राया को 30 मिलेगा, इसको 70 मिलेगा। कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन द फोर्थ ईयर विल बी पास टू राया। फोर्थ ईयर में जो भी सेविंग होगी वो राया को मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, एनी कॉस्ट सेविंग जनरेटेड बाय द आइडिया प्रपोज एक्सक्लूसिवली बाय द राया दैट डज नॉट रिक्वायर टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय लिव लाइफ विल इमीडिएटली पास अलॉन्ग विद टू द राया। ऐसा कोई भी आइडिया की वजह से अगर कोई पैसा कमाया जाता है, सेविंग आती है, जो एक्सक्लूसिवली राया ने दिया था, और उसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिव लाइफ ने नहीं किया था, तो वो सारी सेविंग उसको ही जाएगी। ठीक है, ये अरेंजमेंट है, हमें मोटा मोटा समझ में आया कि राया
राया एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि समस्या है जो ये रिपोर्ट देते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार समरी से दिखाता हूँ जो मैंने समरी बनाई हुई है क्वेश्चन की। राया हेल्थ केयर लिमिटेड, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, 450 बेड है, प्रोवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक एंड डे केयर स्पेशलिटी यूजिंग द ट्रेडिशनल सिटी स्कैन एमआरआई मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, एज पर डिमांड नहीं है, डिले होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है एंड अदर रिसोर्सेज होता है। राया ने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया लिव लाइफ को जो कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल चैन है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन की समरी हो गई। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आपको आंसर कैसे लिखना है ये पता होना जरूरी है केस स्टडी के केस में। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि देखो आंसर कैसे लिखा, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बट समरी फॉर्म पे बता रहा हूँ। देखिए जो सबसे पहले बोला गया कि राया लिव लाइफ जो भी है वो उन दोनों के बीच जो भी हो रहा है इसे क्या कहते हैं, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में या सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम ना एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कि बोथ द पार्टीज मतलब बोथ पार्टी को क्या होता है, बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट ये होता है जहाँ पे सप्लायर अपने परफॉर्मेंस जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म करने के लिए एग्री हो जाता है बिना किसी गारंटी ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, और उसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है, उसको इंस्टेंट पेमेंट नहीं मिलती है लेकिन उसको जो बेनिफिट होते हैं ना उसके लिंक होते हैं फ्यूचर में जो कि सामने वाली पार्टी को बेनिफिट होने वाले हैं उससे लिंक होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बोली गई है इस क्वेश्चन में कि भाई ये ना एक क्लियरली बहुत रिक्स वाला स्टैंड होता है किसके लिए, जो सप्लायर होता है उसके लिए। क्यों, क्योंकि उसको तो कुछ मिल नहीं रहा। अगर मान लो सामने वाले राया का अगर कल को बिजनेस ना चले बेचारा लिव लाइफ को तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए उसके लिए बहुत रिक्सी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए धंधा चल गया तो इसको बहुत सारा फायदा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला हुआ है, इसके अलावा सेकंड लास्ट पैरा में ये बोला हुआ है कि देखिए केवल ऐसा नहीं है कि इनको जो सामने वाले पास जो मतलब राया लिमिटेड को केवल फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसको बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर फ़ायदे भी हो रहे हैं। कैसे, देखो अब उसके जहाँ इसको जो डिले हो रहा था कस्टमर को सर्विस देने में वो नहीं होगा, क्वालिटी की मशीनें मिल रही हैं, वर्ल्ड क्लास इसको अब ये परफॉर्मेंस दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसके इसमें ये वाले पैरा में यही बोला हुआ है कि इसको फाइनेंशियली फ़ायदे के साथ साथ इसको बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेंगे और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिला के सारा था राया लिमिटेड और इसके बीच में गेन शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में केस स्टडी थी और बहुत अच्छी केस स्टडी थी। ठीक है, अब आप मेरे साथ आइए टैक्सुअल नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना टैक्सुअल नॉलेज के, क्वेश्चन नंबर 4 2 3 4 5 6 7 सारे मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज़ पे हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी ये सारे ये तो इस बार के क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट जुलाई के पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 को जुलाई के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ आपको, उसके बाद हम सीधा कस्टमर लाइफ साइकिल वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो CIMZ एक क्या है, न्यू बैंकिंग कंपनी है जो कि इंडिया में अपनी फर्स्ट ब्रांच खोलने वाले हैं। अब वो कस्टमर क्या करना चाहते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं पोटेंशियल कस्टमर को एक न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस। अदर बैंकिंग कंपनी आर फोकसिंग ऑन, ये अपना एक नया क्या देना चाहते हैं, न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जहाँ पे बाकी और बाकी कंपनियां क्या ध्यान दे रही है, बैंकिंग कंपनी केवल इंटरेस्ट रेट और बैंक चार्जेस के पीछे पड़ी है। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि हम क्वालिटी की सर्विस दे रहे हैं और नया एक्सपीरियंस दें। तो इसी के लिए पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वुड एनेबल CIMZ टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द बैंकिंग सेक्टर। तो सीधा ही बोल दिया किस पे क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, सेम क्वेश्चन आपको ये चैप्टर नंबर 8 में भी मिलेगा और बस वहाँ इसको बदल दिया जाएगा, वहाँ आपको दूसरे टॉपिक में इसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, आइए, तो इसको सिंपल सा देखिए, आपको इसमें 3 चीज़ लिखनी है, मेरे आपको एक चीज़ दिखाया तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, CIMZ क्या है, न्यू बैंकिंग कंपनी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आपको इसका आंसर बहुत सिंपल लिखना है। सबसे पहले आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ा होगा आपने, वे टू अचीव TQM। ठीक है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा इसको लिंक कर देना है। बस आइए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ।
देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमें क्या क्या ध्यान देता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसको ध्यान देता है, क्वालिटी को ध्यान देता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस क्वालिटी ऑफ सर्विस को, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देता है। और वो उतना और ये किस लिए करता है कि वो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी नीड है, उसको पूरा कर पाए। ठीक है, अब ये कैसे किया जा सकता है, ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चर है तो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करती रहेगी उसमें। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर तो उस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए कस्टमर को जितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे उसको वो ट्राई करेंगे। ठीक है, और इनका एम क्या होता है ऐसा करने के पीछे, इनका एम सिंपल होता है कि हमें ज़ीरो डिफेक्ट चाहिए इन क्वालिटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसको, आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए टी क्यू एम का। ठीक है, अब उसके बाद एक लाइन आपको ये भी लिखनी है कि टी क्यू एम क्या है। टी क्यू एम इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट नहीं है। टी क्यू एम शुड बी व्यू एज द इन्वेस्टमेंट रैदर देन कॉस्ट दैट शुड बी मिनिमाइज। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये थोड़े जो किस वे बाय वे इन विच द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन टी क्यू एम। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को क्या करोगे, ऐसा बनाओगे जिसकी बेस्ट हो। ठीक है, इसके अलावा आप एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए कोई प्रोग्राम को यूज़ करोगे। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो होता है ना, उसका कमिटमेंट होनी चाहिए टूवर्ड द क्वालिटी। ठीक है, हमें इंश्योर करना है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस को, रिवॉर्ड बेस हमें रिवॉर्ड देने किसको, हमें लिंक करने हैं परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड के साथ, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी क्या है, मोटिवेटेड रहें। ठीक है, हमें न्यू एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कराने की, जिससे कि एम्प्लॉय अप टू डेट रहें। ठीक है, तो ये हैं कुछ वे जिससे कि हम टी क्यू एम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लास्ट क्या बोला, सी एम जेड और हाँ, तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन को कैसे लिंक किया हुआ है। क्वेश्चन में लास्ट में बोला हुआ है कि देखिए कस्टमर को आप क्या दीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए जिससे कि वो कस्टमर केयर पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करें और कस्टमर को उसकी जो भी रिक्वायर्ड डिमांड है उसको पूरा कर सके। इसके अलावा एक और दो चीज़ें और एग्जांपल दिए हुए हैं, आप अपना भी लिख सकते हैं इसमें कुछ। जैसा बोला हुआ है कि जब आपका बिजी टाइम होता है या फेस्टिवल सीज़न होता है, ठीक है, तो आप क्या करें, अपने स्टाफ को बढ़ा दें जिससे कि आपके जो कस्टमर है उन्हें कोई दिक्कत ना आए और आप उन्हें सुपीरियर सर्विस दे पाएँ। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो मीटिंग्स होते हैं, जो आपके जो रेगुलर काम होते हैं बैंक के, वो आप अपने आवर्स को बढ़ा दें उसके बाद रखें, जिससे कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए, आप वो कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर पाएँ और अपने काम भी रेगुलर काम भी कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन बोला था कस्टमर लाइफ साइकिल वाला, वो भी मैं कवर करता हूँ। आइए मैं आपको सीधा सिंपल इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, आंसर से आइए मेरे साथ इसमें। ठीक है, पहले बात तो कस्टमर लाइफ साइकिल आपको पता है ना क्या होता है, मैं सिंपल समझाता हूँ। आपका कोई कस्टमर है, वो आपको लाइफ टाइम कितना रेवेन्यू देने वाला है उसको निकालना। ऐसा हम क्यों निकालते हैं, सिंपल समझिए। अगर आपको पता होगा ये कस्टमर मेरे को कस्टमर इस ये मेरे को पूरे टाइम में कितना रेवेन्यू देने वाला है, तो आप अपनी कॉस्ट के साथ कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये आज ही पता चल जाता है, और ऐसा पता मैं क्यों करना चाहता हूँ, सिंपल है। अगर मेरे को वो सेविंग बना के दे रहा होगा, अगर मेरे को उसको अगर मेरे को उस पर नेट में फ़ायदा हो रहा होगा तो ही मैं उससे साथ उसमें आऊँगा, वरना मैं उसके साथ डील करूँगा ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आइए तो सिंपल समझिए, इन्होंने क्या बोला कि ना यार, हम एक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम जिसमें हम क्या करेंगे, वन टाइम पेमेंट होगी 5,000 रुपये की। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5,000 रुपये रेवेन्यू में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है ओवर द कस्टमर लाइफ की, हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, जिससे कि हम क्या निकाल सकेंगे कि हमें नेट फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैंने 5,000 का रेवेन्यू ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रेवेन्यू नेट जो भी मेरे को क्या होगा, जो भी रेवेन्यू होगा मैं उसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, नेट कॉस्ट मैंने लिख ली थी, अब मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ईयर 1 और ईयर 2 में, शायद मैंने उल्टा बोल दिया तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ईयर 1 एंड 2 में क्या बोला कि हमें 2,000, हमने क्या लिखा, रेवेन्यू पर ईयर आया। ठीक है, ये देखिए 1 ईयर में 2,000। ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़िए, ओनली 50% सब्सक्राइबर आर एक्सपेक्टेड टू बी विजिट इन थिएटर इन ईयर 3 एंड 4। ठीक है, तो मतलब 1 एंड 2 ईयर में कितने, पूरे 100% लोग आएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 एंड 2 का PV फैक्टर ले लिया 1.735। ये कैसा आया, देखिए हमें रेट दिया हुआ था ईयर 1 एंड 2 का 1.7
1.735। अगर नहीं भी दिया होता तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, 1/1.10, ठीक है। 2 बार लेते हैं उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 2000 तो मैंने पीवी फैक्टर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ गया, पीवी आ गया। और मैंने उसको तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये 3470 आ गया। अब मैंने क्या बोला, सेकेंड ईयर में मेरे को रेवेन्यू कितना आना है, देखिए 1500, ठीक है। 1500 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, फिर से वही मैंने 3 और 4 का लेना है आपकी बार पीवी, ठीक है। 1.434 आ गया, ठीक है। आपको वन वन डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 और 4 वाले को जोड़ना है आपस में, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2151 आ गया। इसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरे को क्वेश्चन में बोला ही हुआ था पहले पॉइंट में, 50% हो जाएगा, तो मैंने उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, टिकट, जो मेरा नेट रेवेन्यू आना है मूवी टिकट से। सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ था, देखिए स्पेंड ऑन फूड एंड बेवरेजेस पर ईयर, तो पहला क्या था 4000, 3 और 4 ईयर में 3000। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, रेवेन्यू लिख लीजिए, ईयर 1 एंड 2 में 4000, ईयर 3 एंड 4 में 3000। पीवी फैक्टर वो सेम ही आएंगे, ईयर 1 एंड 2 के एंड 3 एंड 4 के। पी यहाँ तक भी आ जाएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6940 आएगा और 4302 आएगा। अब प्रॉबिलिटी देखिए, सेकंड पॉइंट पढ़िए, अक्रॉस द ऑल ईयर ओनली 75% सब्सक्राइबर ऑफ विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड टू बाय फूड एंड बेवरेजेस। क्या बोला, जितने भी लोग थिएटर में आएंगे ना उसके 75% लोग ही क्या करेंगे, बाय करेंगे फूड एंड बेवरेजेस को। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए थिएटर में ईयर 1 एंड 2 में, यहाँ देखिए 100 लोग आने थे, तो उसका 75% कितना आया, 75% हो गया उसका। 100 का 75% कितना आएगा, 75 ही आएगा। तो यहाँ 1 एंड 2 ईयर में प्रॉबिलिटी कितनी बनी, 75। इसी तरह अगर 3 एंड 4 ईयर में केवल 50% लोग आने हैं तो उसका 75% कितना बनेगा, 37.5 बनेगा। इसलिए यहाँ पे 37.5 हमने प्रॉबिलिटी लिया, इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट रेवेन्यू 1613 आ गया। इसी के साथ ये भी पॉइंट खत्म होता है। आगे चलिए, अब क्या बोला, स्पेंड ऑन जो एसेसरीज पे जो स्पेंड करेंगे वो 2250 एंड 750 करेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ईयर 1 एंड 2 में 2250 एंड ईयर 3 और 4 में 750। प्रॉबिलिटी सेम लेंगे। अब यहाँ पे हमने प्रॉबिलिटी बोल रहा हूँ, पीवी फैक्टर हम सेम लेंगे। इसके बाद मैं प्रॉबिलिटी 25 और 5 कैसे आई वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है, ओनली 25% ऑफ सब्सक्राइबर हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय द सुपीरियर इन ईयर 1 एंड 2। तो जो ईयर 1 एंड 2 में कितने लोग आए थे, 100% आए थे, उसके 25% कितना आएगा, 25 आ गया। तो ये 25% प्रॉबिलिटी ऐसे बनी। इसके अलावा एंड 10% ऑफ दैम इन ईयर 3 एंड 4, जो लोग 3 एंड 4 में आए थे, ईयर 3 एंड 4 में कितने लोग मूवी हॉल में मूवी देखने आए थे, 50% आए थे। इसका 10% कितना होगा, 5। तो इधर प्रॉबिलिटी 5 आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इस सबका टोटल कर लेंगे तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आया, 12,394। इसमें से मैं 5000 माइनस कर दूंगा, सॉरी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। हाँ, तो मेरा कितना आया, 12,394 आया। इसमें से मैं जो मेरी कॉस्ट आ रही थी 5000 की वो मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा नेट बेनिफिट कितना आ रहा है, 7,394। तो आप क्या कहोगे, इस सिस्टम को, इसको जो मेरा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी ख़त्म होती है। मुझे आशा है आपको सब पसंद आया होगा, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी सजेशन हो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। और आपको इसके जो समरी नोट थे क्वेश्चन के, फिर से मैं आपको बताया तो ये मेरे का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, और खुश रहिए। बाय बाय।